Okay, now let's start with current affairs first. So the first news in today's current affair is about the judicial transfers and in-house inquiry. आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के, जिनका क्या नाम है, यशवंत वर्मा। और उनके बारे में बहुत ये वीडियो जो है वायरल हुई थी कि उनके घर में आग लगी थी, तो दिल्ली फायर ब्रिगेड के जो ऑफिशियल्स थे, जब वो फायर एक्सटिंग्विश करने आए थे तो उनके घर से पाइल ऑफ कैश मिला था जिसको आग लग गई थी। तो कैश मिला था उनके घर में, वो आग बुझाने आए थे तो कैश को आग लग रही थी, तो उन्होंने वो वीडियो उसकी बनाई थी। जिसके बाद ये वीडियो जब वायरल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया एंड एक तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया उनके पेरेंट हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एंड साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं हमारे, उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला दैट हाँ जी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि बंद करना उसे, साथ ही साथ उन्होंने पेरेंट हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जस्टिस यशवंत वर्मा को। एंड साथ ही साथ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनको ये बोला कि इनको कोई जुडिशियल वर्क असाइन ना किया जाए, इनको कोई जुडिशियल वर्क असाइन ना किया जाए। और उनके ऊपर जो है कमेटी बैठाई है उन्होंने, जो इंक्वायर कर रही है इस मैटर के ऊपर कि जो उनके ऊपर करप्शन के जो एलिगेशंस लगे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि हमारा लॉ क्या कहता है जुडिशियल ट्रांसफर्स को लेकर, इन हाउस इंक्वायरी क्या है हमारे पास, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस का इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है। समझ में आया कि नहीं? तो हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल ट्रांसफर्स एंड व्हाट इज इन हाउस इंक्वायरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्स्टिट्यूट करी है इन हाउस इंक्वायरी उन जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट। एंड देन फाइनली वी विल सी इम्पीचमेंट प्रोसेस। समझ में आई? इम्पीचमेंट, इन हाउस इंक्वायरी एंड इम्पीचमेंट में डिफरेंस है, तो हम आज उसका लीगल सारा देखेंगे, बैकग्राउंड क्या है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज रेकमेंडेड द ट्रांसफर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट। This decision comes in the wake of allegations regarding the discovery of sacks of burned currency at his residence. And simultaneously साथ ही साथ एक तो उनका ट्रांसफर कर दिया एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, एंड इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर वाज इनिशिएटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? संजीव खन्ना। और इन हाउस इंक्वायरी क्यों बिठाई है? टू कंडक्ट अ डीपर इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। और ये जो उन्होंने कदम उठाया उन्होंने कि बेसिकली उनका ट्रांसफर वापस करा और उनको कोई भी जुडिशियल वर्क असाइन नहीं किया जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा को, तो इससे क्या पता चलता है? इट रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ इंश्योरिंग जुडिशियल इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नहीं तो लोगों का विश्वास जुडिशियल से उठ नहीं जाएगा, बोलो। तो ये मूव उसको उसकी डायरेक्शन में है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल ट्रांसफर्स इन इंडिया? नाउ हम जुडिशियल ट्रांसफर्स की बात करें, ट्रांसफर्स की, मैं अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं कि जजेस को अपॉइंट करने का क्या प्रोसीजर है। वो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, वो हमने देखा था कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ जज ऑफ द हायर जुडिशरी। हाई कोर्ट के जज को कैसे ट्रांसफर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को ट्रांसफर, वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज तो ट्रांसफर नहीं होते, वो तो एक ही रहता है, बट हाई कोर्ट के जजेस को क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। Then constitutional provisions, Article 222 of the Indian Constitution empowers the President based on the recommendation of the CGI to basically इसको मैं to transfer a judge including the Chief Justice from one High Court to another। तो हमें आर्टिकल 222 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर्ड है, बट प्रेसिडेंट क्या अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर देगा किसी को भी? यहाँ पर क्या लिखा है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू ट्रांसफर अ जज। सो प्रेसिडेंट ट्रांसफर करता है जज। इवन अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ट्रांसफर करना है, वो भी प्रेसिडेंट ही ट्रांसफर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाई कोर्ट के अंदर जजेस भी होते हैं और हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करना है तो प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेगा, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसेंट ऑफ द जज इज नॉट रिक्वायर्ड। जिस जज को ट्रांसफर करेंगे उसकी कंसेंट रिक्वायर्ड है? नहीं, चाहे फर्स्ट ट्रांसफर हो चाहे सब्सिक्वेंट ट्रांसफर हो। व्हाट इज द रोल ऑफ द सीजीआई एंड द कोलिजियम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रपोजल एंड हिज ओपिनियन इज डिटर्मिनेटिव।
उनका ओपिनियन फाइनल है फॉर ट्रांसफरिंग अ जज। अब बात हो रही है कि हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर करने की, ना कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को। हाईकोर्ट के जज को जब ट्रांसफर करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे किसको? चीफ जस्टिस ऑफ द ट्रांसफरिंग हाईकोर्ट। सपोज अब जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा को इन्होंने ट्रांसफर करा, तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करना पड़ा, तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, एंड द रिसीविंग हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया, एंड कंसिडर इनपुट फ्रॉम वन और मोर सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो सीजीआई कैसे डिसाइड करते हैं कि किस जज को ट्रांसफर करना है? पहली बात, सीजीआई जो है जिस हाईकोर्ट से वो ट्रांसफर होने जा रहा है जज, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिस हाईकोर्ट में वो जा रहा है ट्रांसफर होके, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करेंगे, प्लस सुप्रीम कोर्ट के एक या एक से दो जजेस को भी कंसल्ट करेंगे। ठीक है, एंड जहां पर ट्रांसफर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का हो रहा है तो वहां पर किसको कंसल्ट करेंगे? वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर अब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का ही ट्रांसफर है, तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के थोड़ी कंसल्ट करेंगे, किससे कंसल्ट करेंगे? 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज द कोलिजियम। तो ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आर्बिटरी डिस्क्रिप्शन ले ले, भाई वो मनमाना तानाशाह बन जाए कि चल तेरे को ट्रांसफर कर दिया, चल इसको ट्रांसफर कर दिया। तो वो एक बेसिकली एक बॉडी है, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कॉलेजियम को कंसल्ट करके फिर ट्रांसफर का ऑर्डर देते हैं। आगे लिखा है इन मेकिंग दिस फाइनल डिसीजन कॉलेजियम ऑल्सो कंसिडर्स। तो जब ये ट्रांसफर वाली बात ये कंसिडरेशन में ली जाती है तो बाकी चीजें क्या कंसिडरेशन में लेते हैं? और बाकी चीजें पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द जज लाइक हेल्थ कंडीशंस एंड लोकेशन प्रेफरेंसेस, ये भी थोड़ा देखा जाता है। देन व्हाट इज द रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन ट्रांसफर ऑफ जजेस? जब एक बार सीजीआई ने रिकमेंडेशन भेज दी, जस्ट गिव मी 1 मिनट, once the CGI has given the recommendation, then the union law minister forwards the collegium's recommendation to the prime minister, then prime minister advises the president to approve the transfer. Once the transfer is approved, the department of justice notifies the transfer in the gazette of India and chief justice and the chief ministers of the concerned states are informed. तो जब एक बार ट्रांसफर हो जाता है तो मुख्यमंत्री को भी इन्फॉर्म किया जाता है एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया जाता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर्स, ट्रांसफर किए क्यों जाते हैं आप बताओ? अगर एक हाई कोर्ट के जज को आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपको नहीं लगता अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो वहां पर रहेंगे तो उनके कनेक्शंस बन जाते हैं, लोग जानने लग जाते हैं, तो फिर एक तरह का मतलब जुडिशियल एफिशिएंसी की बात कर लें या बायसनेस की बात कर लें, उसको इंश्योर करने के लिए इनका टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमने ट्रांसफर का समझ लिया कि ट्रांसफर की क्या कहानी है, आर्टिकल 222 कैसे ट्रांसफर होता है हमने समझ लिया। अब बात आती है व्हाट इज इन हाउस प्रोसीजर अगेंस्ट जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी। अब देखो जब भी जजेस के अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन लगता है तो दो रिकोर्स हैं, या तो जज की इंपीचमेंट होगी, इंपीचमेंट का प्रोसेस चलता है पार्लियामेंट के अंदर, उसका अलग है कि उसको इंपीच कर दिया तो ही इज रिमूव्ड। एक जो है जज के अगेंस्ट अगर एलिगेशन आती है तो दूसरा प्रोसेस होता है इन हाउस इंक्वायरी। अब दोनों में से कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है? इंपीचमेंट का फॉलो किया जाता है और इन हाउस इंक्वायरी कब फॉलो की जाती है? देखो इंपीचमेंट करनी है ना तो उसके दो ग्राउंड्स हैं, एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड एक है इनकैपेसिटी। क्या है? दो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब इनका क्या मतलब है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, वो हम देखेंगे। इनकैपेसिटी का मतलब है मेंटल इनकैपेसिटी, पागलों के जैसा, और या फिर फिजिकल इनकैपेसिटी, उनको कोई ऐसे प्रॉब्लम है कि वो एज अ जज जो है अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो ये तो फिजिकल इनकैपेसिटी होगी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर में सीरियस एलिगेशंस जैसे करप्शन जैसे एलिगेशन, बड़े बड़े एलिगेशन वो होते हैं उसके अंदर। देन फिर इंपीचमेंट का प्रोसेस तो इन ग्राउंड्स पे लिया जाता है। इन हाउस प्रोसीजर की जो इंक्वायरी है ये कब कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? जब इंपीचमेंट के ग्राउंड से थोड़ा लेसर ग्राउंड होता है, मतलब इंपीच करने लायक बात नहीं है बट हाँ उसके अगेंस्ट एक्शन लेने लायक बात है, तो उसमें फिर हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इन हाउस प्रोसीजर। इन हाउस प्रोसीजर अगेंस्ट जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी। आइए पढ़ते हैं। अब ये जो न्यूज़ है ये करंट न्यूज़ नहीं है, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था। आई थिंक इट वाज अराउंड 2020 या 22-23 के अराउंड था ये, 22-23 में। ये पुरानी न्यूज़ है बट आपको ये पता चलेगा कि उस टाइम भी एक जज थे जिनके खिलाफ इन हाउस प्रोसीजर इंक्वायरी बिठाई गई थी। तो अब यशवंत वर्मा के अगेंस्ट भी बिठाई गई है, तो अब हम इन हाउस प्रोसीजर को समझते हैं। तो ये जो पुरानी न्यूज़ है इसमें क्या हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखी गई थी
किसके द्वारा लिखी गई थी? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और उन्होंने एक्यूजेशन ये करी थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनमें जस्टिस एनवी रमन्ना एंड कुछ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे मुख्यमंत्री ने कि ये मिसकंडक्ट करते हैं, करप्शन करते हैं और पॉलिटिकल बायस्ड हैं ये। नाउ दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जजेस के अगेंस्ट एलिगेशन पब्लिकली लगा दी जाए। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोविजन देता है कि जजेस जो है इंडिपेंडेंसी उनकी बनी रहे, ठीक है, वो बायस इम्पार्शियल होके क्या दें, इम्पार्शियल होके अपना डिसीजन सुना सके। तो उनमें से एक प्रोविजन ये है कि भाई एक तो उनको रिमूव किया जा सकता है ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ, उनको हटाया जा सकता है सिर्फ इंपीचमेंट के थ्रू, इंपीचमेंट पार्लियामेंट में ही होगी। दूसरा आर्टिकल 121 और 211 है जो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन लगाता है पार्लियामेंट के ऊपर। तो 121 पार्लियामेंट के ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है, 211 स्टेट लेजिस्लेचर्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है कि दे कैन नॉट डिस्कस द मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस। तो पार्लियामेंट के अंदर आप देखोगे किसी जज का मिसकंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते आप, जैसे 0R होता है ना, 0R क्वेश्चन आर के बाद 0R होता है, 0R में किसी जज के मिसकंडक्ट के ऊपर वो डिस्कशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट में, ना ही किसी स्टेट असेंबली के अंदर। ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंट होके जजेस फियरलेस होके अपना काम कर सके। ऐसे मान लो किसी जज ने कोई डिसीजन सुनाया, अब मान लो वो जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट डिसीजन सुना दिया, तो रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है ना पार्लियामेंट में, तो उसके ऊपर वो मिसकंडक्ट एम ही बिना मतलब से कोई उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू कर दें, लोगों के ऊपर क्या छवि बनेगी उसकी, है ना, ऐसे होगा ना, तो ये प्रोहिबिशन लगती है। तो फिर ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैसे बोल दिया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट के जज करप्ट हैं, ये कैसे बोल दिया उन्होंने? बेसिकली उन्होंने असेंबली में नहीं बोला था, उन्होंने असेंबली से बाहर आके मीडिया को बोला था। और ये जो 121 का बार जो लग रहा है ये बोलता है नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट, जो उन्होंने कंडक्ट किया था इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। और फिर डिस्कस कब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज का या हाई कोर्ट के जज का कंडक्ट कब डिस्कस हो सकता है? जब उनके खिलाफ क्या कौन सा मोशन आ जाए, रिमूवल मोशन, मतलब इंपीचमेंट मोशन उनके अगेंस्ट आ जाए, तभी डिस्कस हो सकता है, अदरवाइज डिस्कस नहीं हो सकता। देन 211 भी यही कहता है कि कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकती भाई उनके खिलाफ स्टेट असेंबलीज के अंदर। तो यहां पर लिखा है, तो आंध्र प्रदेश सीएम हैज नॉट मेड द एलिगेशन अगेंस्ट द जजेस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो देयरफॉर द बार ऑफ 211 डिड नॉट अप्लाई अपॉन आंध्र प्रदेश सीएम, तो उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया, तो उसने पब्लिकली जो है मीडिया के अंदर ये बात बोली। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कैन मेक एलिगेशंस बाय सर्कमवेंटिंग आर्टिकल 211 एज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एनविसेज सच अ पॉसिबिलिटी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन को ये पॉसिबिलिटी नहीं पता थी कि भाई अगर किसी ने बाद में मीडिया के सामने ऐसा कुछ बोल दिया तब उसके ऊपर हमारे ऊपर कोई बात नहीं है। पर हाँ, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर आप में से कोई सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ऐसे बोल दे या इवन मुख्यमंत्री भी बोल दे, तो उसके ऊपर कौन सा एक्शन हो सकता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट तब होता है अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई जजमेंट पास की और आपने उसको ओबे नहीं किया, आपने डिसओबे कर दिया, तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लग जाएगा और सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि व्हेन यू स्कैंडलाइज द कोर्ट, क्या करते हो आप? स्कैंडलाइज करते हो कोर्ट के बारे में, जानबूझ के अफवाह कुछ कोर्ट को डिमीन करने के लिए, जैसे आप ये बोल दो कि जजेस जो है करप्ट हैं या ऐसा कोई बात बोलते हो, तो दैट स्कैंडलाइजेज द कोर्ट, तो उसमें आपके ऊपर क्या आ सकता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो जैसे अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करप्शन की एलिगेशन लगाई ना, तो उनके ऊपर क्या आ सकता था? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का, बट वो आया नहीं बेसिकली। देन आगे लिखा है, जनरली दीज एलिगेशंस अगेंस्ट जजेस आर नॉट मेड पब्लिक बिकॉज इट कास्ट aspersion ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। भी जुडिशरी के ऊपर कौन विश्वास करेगा ऐसी एलिगेशन लगाएंगे? नाउ यहाँ पर लिखा है, सीएम मेड द एलिगेशन एंड वाज एन मे इनवाइट एक्शन ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर लग सकता था। नाउ एक्शन इन केसेस ऑफ मिसकंडक्ट ऑफ जजेस। अब बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर रिमूवल की। अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ, रिमूव करने की, इंपीचमेंट करने की बात करें, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हालांकि सारे फॉर्म्स ऑफ मिसबिहेवियर जो है उस पर रिमूवल नहीं होता है, कुछ ही काइंड ऑफ मिसबिहेवियर पे इंपीचमेंट होती है। There are times when serious complaints of misconduct are made and CJI is called upon to examine them. Since 1997, judges have adopted an in-house procedure. तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि impeachment हो सकती है दो ग्राउंड्स पे, एक होता है proved misbehavior और एक होता है incapacity। फिर इन्होंने आपको ये बताया कि misbehavior तो बहुत तरह के होते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल के मिसबिहेवियर जो होते हैं उन्हीं में इंपीचमेंट होती है। जो इतने एक्सट्रीम लेवल के मिसबिहेवियर नहीं होते हैं, जो छोटे मोटे मिसबिहेवियर हैं, उनमें फिर इंपीचमेंट नहीं होती, उनमें फिर क्या होती है? इन हाउस इंक्वायरी। सीजीआई साहब को ये लिखा जाता है। अब इन हाउस इंक्वायरी कैसे हो सकती है? कंप्लेंट उस जज के अगेंस्ट कौन करेगा?
मतलब बेसिकली किसको की जानी चाहिए, या तो सीजीआई को कंप्लेंट करो या फिर आप प्रेसिडेंट को भी कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, आप कंप्लेंट करो, देन दे विल ऑर्डर द सीजीआई कि आप इसके ऊपर क्या चलाओ, इन हाउस इंक्वायरी। देन क्या कोई लीगल प्रेसिडेंट है जो ये इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर आया कैसे था, ये कैसे आया था बताओ, कौन से केस से आया था ये, सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस एम भट्टाचार्य केस 1995 में दिस मैकेनिज्म वाज इवॉल्व्ड, जिसमें ऐसे जुडिशियल मिसकंडक्ट जो बिलो द इंपीचमेंट वाले मिसकंडक्ट से थोड़े से नीचे फॉल करते हैं, तो उनमें ये फिर इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया था। इस केस के अंदर ये फर्स्ट टाइम ये किया गया था। और उसके बाद ये इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसीजर इस केस में रीअफर्म भी किया गया था, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल, ये हमारे काम का नहीं है। नाउ हम देखते हैं व्हाट इज इन हाउस प्रोसीजर। सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, सबसे पहले क्या फाइल करनी पड़ेगी, कंप्लेंट। अंडर द इन हाउस प्रोसीजर व्हेन अ कंप्लेंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ हाई कोर्ट जज, तो कंप्लेंट किसको फाइल कर सकते हो आप, सीजीआई को या फिर प्रेसिडेंट को भी कर सकते हो। द सीजीआई शुड डिसाइड इफ द इशू इज फ्रिवलेस और सीरियस। अब सीजीआई के पास जब कंप्लेंट जाएगी तो सीजीआई साहब पहले ये देखेंगे कि झूठी तो नहीं है, फ्रिवलेस तो नहीं है, और सीरियस है, सच्चा है, उसमें कुछ ट्रुथ लग रहा है, तो पहले तो ये एग्जामिन करेंगे। अगर झूठी है तो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे, अगर उसमें कुछ ट्रुथ लग रहा है तो उसको आगे प्रोसीड करेंगे। आगे क्या प्रोसीड करेंगे, लिखा है इफ अ डीपर प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी, अगर लगता है कि इसमें पड़ताल होनी चाहिए, तो बोथ द कंप्लेंट एंड द जज रिस्पॉन्स। तो ऐसा नहीं है कि जब जज के सामने अगेंस्ट कंप्लेंट आई तो उन्होंने पड़ताल करवाने के लिए कोई कमेटी या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई, तो ऐसा नहीं कि जज को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा, लिखा है कि जज का भी रिस्पॉन्स लिया जाएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस, समझ में आया। देन आगे लिखा है इफ डीम्ड नेसेसरी सीजीआई कैन आल्सो फॉर्म अ 3 मेंबर कमेटी, जो इस केस में फॉर्म की गई है, यशवंत वर्मा के केस में 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की गई है। द कमेटी शुड हैव, उसमें कौन कौन होना चाहिए, 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट्स, दूसरे हाई कोर्ट्स के, एंड 1 हाई कोर्ट जज। तो ये जो है पड़ताल करेंगे कि इसके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है वो सही है या नहीं। द इंक्वायरी इट होल्ड इज ऑफ द, ये जो 3 मेंबर इंक्वायरी है, ये जब इंक्वायरी करेंगे तो क्या ये एक जुडिशियल इंक्वायरी कर रहे हैं या एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है। देखो जुडिशियल इंक्वायरी का मतलब होता है कि जैसे एक जज साहब बैठते हैं ना कि सर इसने चोरी करी, तो जज साहब कहते हैं अच्छा ठीक है विटनेस बुलाओ, ओथ पे गवाही दिलवाओ, तो बताओ ओथ पे तुमने क्या बोलना है, शपथ लेकर, वो सारा विटनेस एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करते। ये 3 मेंबर कमेटी जब इंक्वायरी करेगी तो इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, इट इज नॉट अ जुडिशियल इंक्वायरी। ऐसा नहीं कि भी विटनेस बुला के आप ओथ पे एविडेंस रिकॉर्ड करने शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं करना है। इट इज ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन, इट इज नॉट अ फॉर्मल जुडिशियल इंक्वायरी। तो इसका मतलब कोई एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस नहीं किए जाएंगे। इज दैट फाइन, समझ आ रही है ना इंक्वायरी क्या होती है। आगे देखिए फिर देन आउटकम क्या होगा, फिर आउटकम ये है इफ द कमेटी फाइंड सब्सटेंस इन द चार्ज, अगर उसको लगेगा कि यार कुछ सब्सटेंस है इसके अगेंस्ट एलिगेशन है, इट कैन गिव 2 काइंड्स ऑफ रिकमेंडेशन, 2 तरह की रिकमेंडेशन हो सकती है। 1 दैट द मिसकंडक्ट इज सीरियस इनफ टू रिक्वायर द रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस, कि सर इसको तो रिमूव करना चाहिए, या फिर इट इज नॉट सीरियस इनफ टू वारंट द रिमूवल, कि इतना भी सीरियस नहीं है कि इसको रिमूव किया जाए, बस वार्निंग दे दो उसको। तो 2 तरह की आउटकम हो सकती है। अगर सीरियस मिसकंडक्ट है देन द जज कंसर्न को बोला जाएगा कि या तो आप रिजाइन कर दो या फिर आप क्या ले लो, वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसको बोला जाएगा कि यू गिव द रेजिग्नेशन और यू सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगर भाई इंपीचमेंट का मोशन थोड़ी पढ़ रहे हैं हम उनको लगता है कि सीरियस है, इसका रिमूवल होना चाहिए, तो रिमूवल सीजीआई या वो कमेटी थोड़ी कर सकती है। रिमूवल के लिए कहाँ जाना पड़ता है, पार्लियामेंट में। तो वो पहले उसको खुद बोलेंगे कि भाई साहब आप रिजाइन कर दो या रिटायर हो जाओ। अगर वो जज कहता कि मैं तो नहीं रहता रिटायरमेंट, फिर वो रेकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि आप इनके अगेंस्ट क्या इशू करिए, अब इंपीचमेंट मोशन स्टार्ट करिए। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर ये इफ द जज इज अनविलिंग टू क्विट, अगर वो कह रहा है कि मैं तो नहीं रिजाइन करता, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न वुड बी आस्क्ड टू विड्रॉ। पहली बात उसको बोला जाएगा कि इनसे सारा जुडिशियल वर्क क्या कर लो, विड्रॉ कर लो। देन दूसरा, प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सिचुएशन, एंड अब प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है दे विल इंट्रोड्यूस इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट द जज इन द पार्लियामेंट। अब आएगा पार्लियामेंट में कि ये हट नहीं रहा। अगर सीरियस मिसकंडक्ट नहीं है, मतलब जिसके उसको रिमूव किया जाए, फिर क्या किया जाएगा, देन द जज वुड बी एडवाइज्ड अकॉर्डिंगली, उसको वार्निंग दे दी जाएगी भाई आप ऐसा मत करिए, फाइन वगैरह नहीं है। देन उसके बाद प्रोसीजर इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब ये तो बात ही कि इन हाउस इंक्वायरी किसी हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट, बट व्हाट अबाउट इन हाउस इंक्वायरी अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट करनी हो, वहां पर क्या होगा। इफ द केस इज अगेंस्ट अ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस
द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड एज दैट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट बट द प्रोब, अब इसमें प्रोब कमेटी में कौन थे, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 1 हाई कोर्ट का जज। अब इसमें कौन होगा फिर, इट कंप्राइजेस द सुप्रीम कोर्ट जज एंड 2 चीफ जस्टिस, 2 चीफ जस्टिस होंगे 2 हाई कोर्ट्स के और 1 सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट इंक्वायरी होनी है देन सारे के सारे तीनों कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। समझ में आ रही है बात। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है ऑल्सो द इन हाउस प्रोसीजर डज नॉट गिव एनी सेपरेट प्रोविजन टू डील विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट भी अगर कंप्लेंट है तो यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बैठेंगे। नाउ आई हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन इन हाउस इंक्वायरी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट। यू कैन सी दैट ये इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपीचमेंट है। ये कब आया था हमारे पास, 1999 में, ये एक केस के थ्रू इवॉल्व किया गया था, बोलो यस और नो। और जो इंपीचमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये बात करता है रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, आर्टिकल 218 बात करता है रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है, जब जुडिशियल मिसकंडक्ट ऐसा है कि जो इंपीचमेंट के थ्रेशोल्ड से नीचे है, थोड़ा हल्का सा मिसकंडक्ट है। और ये कब होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये इनिशिएट कौन करता है, इन हाउस इंक्वायरी, सीजीआई, द हाई कोर्ट ऑफ द चीफ जस्टिस कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट को आप कंप्लेंट कर सकते हो। बेसिकली कंप्लेंट किसको करोगे, जिसको कंप्लेंट करोगे देन दे विल इनिशिएट द इन हाउस इंक्वायरी। ये कौन कर सकता है इंपीचमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देन ये जो इन हाउस इंक्वायरी है इसको इंटरनल रखा जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल है एंड इसको क्या है, ये पार्लियामेंट्री एंड पब्लिक प्रोसेस है, सबके सामने होता है। इसका आउटकम क्या है, उसको क्या दी जा सकती है, एडवाइस, वार्निंग, रिकमेंडेशन ऑफ दी जाए कि आप रिटायर हो जाओ या दे दो रेजिग्नेशन। इसकी आउटकम क्या है, उसको रिमूव ही कर दिया हमने, उसका नहीं मर्जी देखनी, उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया। रोल ऑफ पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें रोल ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व है और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसमें कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस होता है, ये इसमें तो दिखता कुछ नहीं दिखता बट ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। देन फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है इसमें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इसमें किसकी होती है, प्रेसिडेंट ऑन इंडिया। इम्पीच कब करना है, समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो हमने अब ये जो प्रेजेंट न्यूज़ चल रही है यशवंत वर्मा, तो हमने ये देखा, हम अभी तक इस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है बट हमने जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी इसके रिलेटेड वो सारा हमने समझ लिया कि ट्रांसफर कैसे होता है, इन हाउस इंक्वायरी कैसे बैठती है, इम्पीचमेंट कैसे होता है। अब इम्पीचमेंट का डिटेल्ड प्रोसीजर मैंने अब आगे बताया कि इम्पीचमेंट डिटेल कैसे, उसका मैंने अब आपको बताया व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द जजेस इन द इंडिया। अब आप इन हाउस इंक्वायरी समझ गए, आपने डिफरेंस देख लिया, बट डिटेल प्रोसीजर में इम्पीचमेंट का भी यहीं पे कवर कर रहा हूँ कि इम्पीचमेंट कैसे होती है। तो इम्पीचमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, इम्पीचमेंट होता है रिमूवल ऑफ जजेस। देन लिखा है जुडिशियल, इट प्रिजर्व्स द इंडिपेंडेंस। इम्पीचमेंट दो इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन, ये वर्ड इम्पीचमेंट मेंशन नहीं है, रिमूवल ऑफ द जजेस वर्ड मेंशन है, इम्पीचमेंट वर्ड मेंशन नहीं है। तो कोलोकली हम इसे बोल देते हैं, जैसे हम प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं ना, तो हम कह देते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की भी इम्पीचमेंट होती है। नाउ लेट अस सी द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज विच इज एप्लीकेबल टू द हाई कोर्ट जजेस एज वेल। पर उसमें कौन सा आर्टिकल लगता है, 218 हम ऊपर देखा है। ग्राउंड्स हम पढ़ाए हैं कौन से, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब देखो एक्शंस और कंडक्ट बाय, अब प्रूव्ड मिसबिहेवियर किसको बोलोगे आप, कह रहे हैं ऐसा कंडक्ट या ऐसा एक्शन जो क्या है अनएथिकल हो, क्या हो अनएथिकल, ब्रीच द एथिकल, अनएथिकल हो, या फिर ब्रीच द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जैसे कोई सेक्सुअल हरासमेंट का उसके ऊपर एलिगेशन आ जाए या उसके ऊपर करप्शन का कोई एलिगेशन आ जाए, तो ये मिसबिहेवियर ही तो है। और क्या है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। देन इनकैपेसिटी क्या है, द जज इनएबिलिटी टू परफॉर्म द जुडिशियल ड्यूटी ड्यू टू द फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी। ये दो ही ग्राउंड्स हैं इम्पीचमेंट की। देन अब स्टेप देखते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, मोशन। अब जैसे इन हाउस इंक्वायरी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इन हाउस इंक्वायरी तो सीजे सामने बिठा दी तो उसमें कमेटी बैठ जाएगी। इसमें भाई आप ऐसा नहीं है कि किसी भी जज के खिलाफ आप इम्पीचमेंट मोशन जब मर्जी ले आओ, नहीं, स्पीकर उस मोशन को तभी एक्सेप्ट करेगा जब 100 मेंबर्स ऑफ एटलीस्ट 100 मेंबर्स लोकसभा के उसको सपोर्ट करें और एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ द राज्यसभा उसको सपोर्ट करें। अगर मोशन इंट्रोड्यूस करने से पहले 100 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए, उनका साइन चाहिए। अगर उनके साइन नहीं है तो वो इंपीचमेंट मोशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर। तो बताओ इतना स्ट्रिक्ट रिजिड प्रोसीजर क्यों बनाया गया हमारे पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अगर जजेस को रिमूव करना इतना ही आसान होता तो जोन सा जज ये जो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला सुनाता उसको तो तुरंत वो रिमूव कर देते, बोलो यस और नो। तो देयर
हाँ, दो और लिखा हुआ है, वेरी गुड। देन आगे लिखते हैं, देन उसके बाद क्या होगा जी, देन द स्पीकर ऑफ द चेयरमैन मे रिव्यू द रेलेवेंट मटेरियल्स एंड कंसल्ट इंडिविजुअल्स बिफोर डिसाइडिंग वेदर टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन। देन फॉर एग्जांपल इन 2018 द मोशन अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम क्या था, दीपक मिश्रा, वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू कंसिडरेशन। तो दीपक मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके खिलाफ भी रिमूवल मोशन आया था, बट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। आज तक कितने जजेस को इम्पीच किया गया है? एक भी जज आज तक इम्पीच नहीं हुआ। बट इम्पीचमेंट मोशन किन के खिलाफ एक्सेप्ट हुआ था पार्लियामेंट के अंदर? दो जजेस हैं, एक है वी रामास्वामी और एक है सुमित्रा सेन। ठीक है, वी रामास्वामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, एंड सुमित्रा सेन जो थे, आई थिंक वो सुप्रीम कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, सुमित्रा सेन। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आया था, पर कोई भी मोशन पास नहीं हो पाया। आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हो पाया। वी रामास्वामी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, अब देखो उनके खिलाफ जो मोशन इंट्रोड्यूस हुआ ना, अब देखो वहां पर क्या होता है कि जो जज होता है ना, जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट हो जाता है और पार्लियामेंट के अंदर अभी वोटिंग होने वाली है उसके खिलाफ, उसके पास दो ऑप्शन हैं। जैसे ही उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट हुआ और वोटिंग होनी है, तो वो खुद ही रिजाइन कर दे। पहले क्या कर दे, वो जो पहले एडमेंट था कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, तो वो खुद ही रिजाइन कर दे। क्यों रिजाइन कर दे? टू अवॉइड द इग्नोमिनी ऑफ दैट, कि भाई बेइज्जती होगी कि पहला जज बन जाऊंगा जिसको क्या किया गया था, इम्पीच किया गया था। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो पहले खुद ही क्या कर देता है, ताकि मेरा नाम हिस्ट्री में ये ना आए कि ये जज था जिसको क्या किया गया था, इम्पीच किया गया था। या तो वो ये कर सकता है, या फिर वो ये कर सकता है कि भाई चलाओ मेरे खिलाफ आप इम्पीचमेंट मोशन, अल्टीमेटली लेट द पार्लियामेंट डिसाइड कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं। जो वी रामास्वामी थे, उनके खिलाफ पब्लिक फंड्स को लेकर कुछ ऐसे कोई एलिगेशन थे, तो उन्होंने रिजाइन नहीं किया। उन्होंने बोला आई विल नॉट रिजाइन, रादर आई विल फेस द प्रोसेस, एंड इट वाज नॉट पास इन द पार्लियामेंट, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी मिली ही नहीं, एंड देयरफॉर ही वाज नॉट इम्पीच्ड। बट ऑन द अदर हैंड जो सुमित्रा सेन थे ना, उनके खिलाफ जब मोशन इंट्रोड्यूस हुआ और जैसे ही उन्होंने उनके खिलाफ जब वोटिंग स्टार्ट हुई, ही रिजाइंड एंड ही डिडंट फेस द इम्पीचमेंट प्रोसेस। उन्होंने वो पहले रिजाइन कर दिया, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू सफर द इग्नोमिनी ऑफ टू बी द फर्स्ट जज हु वाज इम्पीच्ड। तो उन्होंने वोटिंग से पहले क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो ये आप याद रखना कि ये दो जजेस के खिलाफ हुआ था, बट ये तो मोशन ही ना एक्सेप्ट हुआ, दीपक मिश्रा जी के खिलाफ एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। दिस इंश्योर्स दैट द प्रोसेस कैन नॉट बी इनिशिएटेड कैजुअली। इससे क्या पता चलता है कि इंपीचमेंट प्रोसेस कैजुअली इनिशिएट नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट इज सुमित्रा सेन, SEN। देन फॉर्म नहीं, जो जजमेंट्स ऑलरेडी हैं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मे बी अगर वो रिव्यू हो जाए उसका, दैट इज द रेफरेंस। मैंने ऐसे देखा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी, अच्छा देख, जब इंपीचमेंट होता है तब भी एक कमेटी का गठन किया जाता है, तब भी एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। देखो जरा, अपॉन द एडमिशन ऑफ द मोशन, जब एक बार स्पीकर ने मोशन एडमिट कर लिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या फिर अगर राज्यसभा में मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर स्पीकर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट 3 मेंबर। उसमें कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, या फिर चीफ उसमें सेकंड मेंबर कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और थर्ड मेंबर कौन होगा। तो यहां पर ये भी 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। जैसे आपने ये वर्ड पूछा ना, और का मतलब यह है कि अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है मोशन, तो कम से कम 100 MPs का चाहिए, अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो कम से कम 50 का चाहिए। Then the committee conducts a thorough inquiry into the allegations and gather evidence and examine witnesses। यहाँ पर विटनेस को भी एग्जामिन किया जा रहा है इस इंक्वायरी के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, टू डिटरमिन द वैलिडिटी ऑफ द। अब देखो ये फैक्ट फाइंडिंग नहीं है, इसमें विटनेसेस को भी एग्जामिन किया जा रहा है। देन फाइनली कमेटी अपनी जो है सबमिट करती है फाइंडिंग टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, मतलब अगर लोकसभा है तो स्पीकर को, अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन को where the motion was introduced. If the judge is found guilty of the alleged misconduct or incapacity, the report is debated in the, फिर पार्लियामेंट में डिबेट होती है। Both the houses of the parliament must approve the motion with a special majority। स्पेशल मेजोरिटी कितनी होती है बताइए? नहीं, 2/3 नहीं, 2 चीजें होती हैं। A majority of the total membership of the house plus at least 2/3 of the members present and voting। तो जैसे मैंने आज मॉर्निंग में भी ये करवाया था, स्पेशल मेजोरिटी करवाई थी ना, तो स्पेशल मेजोरिटी सपोज करो कि लोकसभा के अंदर ये मोशन पास होना है, तो लोकसभा के अंदर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 550।
550 का पहले मेजॉरिटी करो, कितना 50%, तो कितना हो गया 275 होता है ना, 275 प्लस 1 कितना हो गया 276 एटलीस्ट एमपीज वोट करें, और साथ ही साथ लिखा है 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सपोज करो जिस दिन मोशन ये पास हो रहा था उस दिन लोकसभा के अंदर प्रेजेंट जो लोग थे 5 एब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने हुए 545, और 5 कह रहे थे कि वी आर नॉट वोटिंग, हम नहीं वोट करेंगे, तो फिर कितने प्रेजेंट एंड वोटिंग हो गए 5, उसका कितना करना पड़ेगा 2/3 करके कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 360 के अराउंड कुछ आएगा, है ना। तो 360 एमपीज के द्वारा ये मोशन पास होना चाहिए, तब जाके पास होगा। तो आप देख रहे हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पास द मोशन, क्योंकि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में भी है तो मेजोरिटी पार्टी के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं सीट्स। मोदी जी ने पहली 2 टर्म्स के अंदर, इस बार बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है, इस बार बीजेपी ने कोalition करी है, बट पहली जो टर्म्स थी बीजेपी की पहली 2 टर्म्स उसमें उसकी 300 प्लस थी, 310 या 315 इतनी सीटें थी, 360 तो आज तक किसी के पास भी नहीं है ना, इतनी भी नहीं आई, तो इसका मतलब ऑपोजिशन पार्टी का क्या लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो भाई जज को रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट, इतने मेंबर्स की हमें वोटिंग चाहिए। देन उसके बाद आगे देख सकते हैं आप, देन फाइनल रिमूवल बाय द, तो एक बार मोशन दोनों हाउसेज में से पास हो गया, देन once the motion is adopted in both the houses it shall be presented to the president in the, this is very important, presented in the same session। जैसे अब मान लो कि अब बजट सेशन चल रहा था, ठीक है, इसके बाद मॉनसून सेशन आएगा, सेशन होता है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का होता है कि पार्लियामेंट 60 डेज के लिए मिलेगी, 60 डेज के अंदर वो मोशन पास भी होना चाहिए और उसी सेशन के अंदर प्रेसिडेंट से असेंट भी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बजट सेशन में वो पास हुआ था और प्रेसिडेंट ने असेंट दी नेक्स्ट सेशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सेशन में उसको क्या मिलनी चाहिए, असेंट मिलनी चाहिए। नाउ ये मैंने लिख दिया कि इंस्टेंस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स, क्या आज तक किसी को इम्पीच किया गया है, तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर सुमित्रा सेन 2000 और यहाँ पर वी रामा स्वामी 1993। तो अब ये पूरा हमें क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर, इसके रिलेटेड सारी न्यूज़ क्लियर हो गई हमें। फिर यहाँ पर देखो मैंने अपॉइंटमेंट का भी बता दिया, अपॉइंटमेंट का भी यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, अपॉइंटमेंट जजेस की। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए हमारे पास जो है प्रोविजंस कौन सी हैं, आर्टिकल 124 क्लॉज 2, और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा है 217। अब यहाँ पर 124 में क्या लिखा हुआ है, दैट द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। आगे वर्ड लिखा है आफ्टर कंसल्टिंग, किसको कंसल्ट किया जाता है, विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट एज ही डीम नेसेसरी। तो मैं आपको ये आई हैव एक्सप्लेन्ड इट न्यूमरस टाइम्स कि भाई कंसल्टिंग का मतलब यहाँ पर क्या माना जाएगा, कह रहे हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसका मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जिसको मर्जी अपॉइंट कर दे, लिखा है कंसल्टिंग विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब कंसल्ट का मतलब तो ये है कि जैसे मान लो मैंने आपसे कंसल्ट किया, आपने मुझे कोई ओपिनियन दिया कि सर ऐसा है, ये बंदा बहुत अच्छा है, अब मैं आपका ओपिनियन मानूं या ना मानूं, मैंने कंसल्ट कर लिया, तो हो सकता है मैं आपका ओपिनियन ना मानूं और अपने बंदे को अपॉइंट कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सब सारा जो कंट्रोवर्सी है इस कंसल्ट वर्ड के ऊपर ही है। कंसल्ट का मतलब कॉन्फ्रेंस होगा या कंसल्ट का मतलब सिर्फ हमें उसकी राय लेनी है। कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि जो उसने बोल दिया हमें उसी के साथ एग्री करना ही पड़ेगा, कॉन्कर करना ही पड़ेगा। कॉन्कर का मतलब समझो कि जो आपने मुझे बात बोल दी आई हैव टू एग्री विद यू, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कंसल्टिंग का मतलब होता है कि मैंने आपसे कंसल्ट किया, आई एम नॉट बाउंड विद योर एडवाइस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट। तो यहाँ पर पूरा जो है डिस्प्यूट इसी का है कि अपॉइंटमेंट को लेकर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 है, वो कहता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बट आफ्टर कंसल्टिंग। अब कंसल्टिंग का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस में इसको इंटरप्रेट करा। सबसे पहले जो आया फर्स्ट जज केस जो है 1981 के अंदर, फर्स्ट जज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि कंसल्ट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट बस कंसल्ट कर ले, बाकी उसकी मर्जी है कि वो मान लो सुप्रीम कोर्ट से जजेस के साथ कंसल्ट किया, उन्होंने बताया कि इनको आप कर लो, बट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड, प्रेसिडेंट किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। तो बताओ ये फर्स्ट जज केस की जो जजमेंट है इसमें वर्ड कंसल्ट को उन्होंने किसके फेवर में इंटरप्रेट कर दिया, एग्जीक्यूटिव के फेवर में। क्योंकि भी ऐसे अगर वर्ड जैसे वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, इसका मतलब फिर जो गवर्नमेंट है वो जिसको मर्जी अपॉइंट कर दे, बोलो यस और नो, बाउंड नहीं है। तो सुपीरियरिटी और मेजॉर किसके पास आ गई पावर ज्यादा, गवर्नमेंट के पास। तो इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में नहीं आ गई। मुझे बताओ गवर्नमेंट कैसे जजेस को अपॉइंट करेगी, दोज जजेस हु विल टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, बोलो यस और नो, जो गवर्नमेंट की लाइन को टो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट की बात मानेंगे, उनके फेवर में फैसले करेंगे, बोलो यस और नो। तो ये फैसला बहुत अच्छा फैसला नहीं था जो 1981 में आया था। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि कंसल्टेशन जो है डज नॉट मीन कॉन्फ्रेंस, डज नॉट मीन कॉन्फ्रेंस, और एग्जीक्यूटिव को क्या दे दी, प्राइमेसी दे दी। देन 1981 के बाद फिर ये दोबारा इसको इंटरप्रेट करा 1993 में, लगभग 12 साल ये ऐसा ही चलता रहा।
देन 1993 में सेकंड जज केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी इंटरप्रिटेशन बदल दी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वर्ड कंसल्टेशन मींस व्हाट, कॉन्करेंस। क्या मतलब उसका बना दिया, ओवररूल कर दिया। किसको ओवररूल कर दिया, फर्स्ट जज केस को ओवररूल कर दिया। एंड उन्होंने इसी सेकंड जज केस से किसका जन्म हुआ, कोलिजियम सिस्टम का, कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ। और उन्होंने बोल दिया कि वर्ड कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस। कॉन्करेंस, प्रेसिडेंट जब कंसल्ट करेगा तो उसको एग्री ही करना पड़ेगा। अब बात यह है कि कितने जजेस से एग्री करना पड़ेगा, क्या सीजेआई बस बोल दे जिसको उसी से बात माननी पड़ेगी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक सीजेआई और कितने जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो 3 मेंबर का कोलिजियम बनता है। कितने मेंबर का, 3। बाद में फिर थर्ड जज केस आया 5 सालों के बाद 1998 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस ही है, बट कोलिजियम को ब्रॉड कर दिया। उन्होंने बोला सीजेआई कंसल्ट करेगा किसके साथ, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब कितनी मेंबर बॉडी बन गई कोलिजियम, 5 मेंबर बॉडी। बस ये है आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। समझ में आ गई बात या नहीं? तो अब आप यहां पर देखिए, नेक्स्ट न्यूज देखिए प्लीज। नेक्स्ट न्यूज है रूट फॉर IORA अंडर इंडियन चेयरमैनशिप। ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग हो गई, चेयरशिप भी ठीक है, चेयरशिप भी वर्ड ठीक है। रूट ऑफ IORA। नाउ व्हाट इज IORA? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज। जैसे हमने कल बिम्स्टेक पढ़ा था ना, सिमिलरली व्हाट IORA इज आल्सो ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अब व्हाई इट इज इन न्यूज? इंडिया टेक्स ओवर एज IORA चेयर इन नवंबर 2025। अभी नवंबर 2025 तो आया नहीं, अभी तो आना है। तो इंडिया जो है चेयर बनेगा किसका, IORA का। प्रेजेंटली इंडिया इज द वाइस चेयर। क्या है, वाइस चेयर। और चेयर कौन है प्रेजेंटली IORA का? श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका। श्रीलंका 2023 से 2025 तक इसकी चेयर रहेगा। 2025 से 2027 तक इंडिया रहेगा इसकी चेयर। और श्रीलंका से पहले किसके पास थी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। IORA का चेयर, जो चेयरमैनशिप वो इसके पास थी। अब इन तीनों को मिला के पता क्या बोलते हैं, प्रेजेंट चेयर, फ्यूचर चेयर और पास्ट चेयर। इसको क्या बोलते हैं तीनों को, ट्रोइका। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोइका। तो आपसे पूछ लेते हैं टेल द प्रेजेंट ट्रोइका ऑफ IORA। तो आप बोलोगे बांग्लादेश पहले था, प्रेजेंट कौन है, श्रीलंका, और आने वाला कौन है, इंडिया। नाउ मेंबर नेशंस, कितने देश IORA के मेंबर होते हैं बताओ कितने हैं, 20। जैसे बिम्स्टेक में कितने थे, 7 मेंबर्स। वेरी गुड। तो IORA में कितने मेंबर्स हैं, देखो इंडियन ओशियन के आसपास जितनी देश है ना, वो सारे IORA के मेंबर हैं। मतलब 23 बेसिकली हैं इसके अंदर। नाउ लेट्स सी। अब 2 ईयर प्लान, इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसिंग IORA। इंडिया का 2 ईयर प्लान है, इसमें इनहांस करेंगे IORA को। इंडिया गेट्स रेडी टू टेक ओवर एज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन चेयर in November 2025. Currently, India is a vice chair. It aims to make the organization governance more resilient. तो इंडिया कह रहा है IORA की गवर्नेंस मोर रेजिलिएंट बनानी है। एंड इंडिया प्लान टू बूस्ट IORA, बजट बढ़ाना चाहते हैं इसका। देन इसका डेटा मैनेजमेंट को इंप्रूव करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं IORA के गवर्नेंस में। अब नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंटल है ना, बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं इसके अंदर। इसका मेन पर्पज क्या था, टू प्रमोट व्हाट, इकोनॉमिक cooperation and regional integration among the countries। कौन सी कंट्रीज, bordering the Indian Ocean। IORA member states work on various initiatives। बहुत सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए। अब हम बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि कब बनी ये ऑर्गेनाइजेशन, बनी कब है ये। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7 मार्च 1997। ठीक है, और ये किसके विजन के द्वारा ये क्रिएट की गई थी, याद रखना, प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ऑफ द साउथ अफ्रीका। जब वो इंडिया आए थे ना 1995 में, उन्होंने बोला था कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, और इनके विजन के ऊपर ही ये क्रिएट की गई थी। 2 साल बाद इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो पहले इन्होंने बोला था कि इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव हमें कोई लॉन्च करना चाहिए। एंड फाइनली 1997 के अंदर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पहले इसको IORARC बोलते थे, पर अब इसको क्या बोलते हैं, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बोलते हैं इसे। नाउ लेट्स सी हु आर द मेंबर्स ऑफ द IORA। तो मेंबरशिप किनको मिलती है, दोज हु आर द सॉवरेन स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन, जो दोज हु आर विलिंग टू सब्सक्राइब टू द प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चार्टर। एंड करंटली 23 मेंबर स्टेट्स आर ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये सब हैं। डायलॉग पार्टनर्स कौन कौन से हैं,
चाइना, इजिप्ट, ये सारे हैं डायलॉग पार्टनर्स। 23 मेंबर्स ऑफ, हम याद तो कर नहीं सकते, ना ही आप याद करना। IORA की स्पेशलाइज एजेंसीज कौन कौन सी हैं? द रीजनल सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये कहाँ पर है? ईरान के अंदर। फिशरी सपोर्ट यूनिट कहाँ पर है? मुस्कैट, ओमान के अंदर। देन 2 ऑब्जर्वर्स भी और ये हैं हमारे पास इनकी एजेंसी, इंडियन ओशियन रिसर्च ग्रुप एंड वेस्टर्न इंडियन ओशियन मैरीन साइंस। तो ये अगर नहीं भी याद होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ IORA, ये IORA वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले इसके अंदर बॉडी आती है जिसका क्या नाम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे हमारी सरकार चलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कौन सी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग होती है। ये कौन होते हैं? ये फॉरेन मिनिस्टर्स। देखो लिखा हुआ है IORA का ये एपेक्स बॉडी है, ये हर साल मिलती है, मीट्स एनुअली। देन सेकंड बॉडी कौन सी है जो इसकी गवर्नेंस में काम करती है? कमेटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स। ये बेसिकली बाई एनुअली मिलते हैं, 2 सालों में एक बार, नहीं नॉट बाई एनुअली, व्हाट इज बाई एनुअली? 2 सालों में, साल में 2 बार। एंड बाई एनुअल जो होता है, बाई एनुअल होता है 2 साल में एक बार, और बाई एनुअली मतलब 1 साल में 2 बार। देन ट्रोइका क्या होता है बताओ? चेयर, वाइस चेयर एंड, तो फिर मैंने गलत बोल दिया, ट्रोइका मैंने बोल दिया पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं है। ट्रोइका में कौन आ रहा है? चेयर आ रहा है, तो चेयर कौन है? प्रेजेंट श्रीलंका, एंड वाइस चेयर कौन है? इंडिया, एंड प्रीवियस चेयर कौन था? बांग्लादेश। तो आंसर वैसे अभी भी वही आ रहा है पर पता क्यों आ रहा है वो? क्योंकि मैंने बोल दिया था प्रेजेंट चेयर, आने फ्यूचर चेयर एंड प्रीवियस चेयर, तो मैंने फ्यूचर चेयर इंडिया ही था, तो यहाँ पर वाइस चेयर भी इंडिया ही है कोइंसिडेंटली, इसलिए सेम ही आंसर है हमारा। देन अच्छा, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ बेस्ड है IORA का? मॉरिशियस। अच्छा अब देखो, आपने देखा कि इसकी गवर्नेंस में सबसे एपेक्स बॉडी कौन सी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब हम देखेंगे कि इनकी मीटिंग कब हुई। तो आप देखिए, नोट डाउन करिए कि 23rd मीटिंग इनकी हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई है? कोलंबो, श्रीलंका के अंदर, जिसमें श्रीलंका ने चेयरमैनशिप को एज्यूम किया एंड इंडिया ने वाइस चेयरमैन का रोल एज्यूम करा। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी मीटिंग हो चुकी है अभी लेटेस्ट? 23rd। कहाँ हुई है? श्रीलंका के अंदर। ट्रोइका कंसिस्ट ऑफ चेयर, वाइस चेयर एंड प्रीवियस चेयर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन सेक्रेटारिएट जो है मॉरिशस में है, और जो जगह का नाम है वो आप ये देख सकते हैं, साइबर सिटी एबनी, मॉरिशस के अंदर, ठीक है। नाउ ये मैंने इसके अंदर मैप भी ऐड करा है। यू कैन सी दैट मेंबर्स ऑफ IORA, यू कैन सी दैट इंडिया, ईरान, ओमान, यमन, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, श्रीलंका, सेशल्स, कॉमोरोस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ लेट्स सी कि IORA इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? 75% ग्लोबल ट्रेड दुनिया का किससे होकर निकल रहा है? इंडियन ओशियन से ट्रेड निकल रहा है। देखो यहाँ पर मैंने बताई भी है, देखो शिप कहाँ से? ये इंडियन ओशियन के यहाँ से होके निकल जाता है। देन उसके बाद 50% ऑयल कंजम्पशन जो है IORA कंट्रीज करती हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है इन देशों की है, इन गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा ट्रेड भी इनका काफी जबरदस्त है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप हो गया नहीं हो गया? बस ये न्यूज कवर हो गई। IORA हमने सब पढ़ लिया इसके बारे में डिटेल। अगर यही आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ोगे तो आपको ये इतना क्रिस्टल क्लियर और ये सिंपलीफाइड वे में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, पहले रिसर्च करके देन इसको एक क्रोनोलॉजिकल वे में बनाना पड़ता है। देन नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड वाटर डे 2025। तो क्योंकि आपको पता है डेज के ऊपर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान है एक जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर चलाती है, उसका जो है उसका कहते हैं कैच द रेन कैंपेन। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ये कहते हैं 2025। और वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है बताओ जरा? ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। इस बार की थीम क्या है? पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। जल संचय जन भागीदारी। तो मतलब पीपल की भी भागीदारी चाहिए, सरकार अकेले नहीं कुछ कर सकती, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहिए, आप लोगों की कंट्रीब्यूशन चाहिए वाटर को कंजर्व करने के लिए। जन जागरूकता की ओर, क्या है? जन जागरूकता की ओर फोकस डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई एवरी ड्रॉप काउंट्स, और इस बार 148 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर ये फोकस करने वाले हैं। जल जंगल जन अभियान, जल जंगल जन अभियान was launched with the focus of restoring ecological links between forests, rivers and springs. Global observance, World Water Day aims to raise awareness about the water conservation
इट वाज कंसेप्चुअलाइज पहले कब 1992 रियो समिट, ठीक है, एंड एनुअली इट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 से डील करते हैं। जैसे हंगर हमने उस दिन देखा था, है ना, हाँ वो देखे थे ना हमने, तो सिमिलरली वाटर के रिगार्डिंग कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, तो लिखा है इंश्योरिंग वाटर सैनिटेशन। थीम फॉर 2025 इज ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपलिंक एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट 2025। अब देखो रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आती हैं, बट ये रिपोर्ट ही मैंने क्यों आपकी न्यूज में डाली, क्योंकि भाई अपलिंक रिपोर्ट क्या है। अपलिंक एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ना एक इनिशिएटिव था। इन्होंने स्टार्टअप्स जो है, नए नए स्टार्टअप्स जो बेसिकली एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जो स्टार्टअप्स, ऐसे स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में काम करेंगे, उनके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था WEF ने। तो ये जो रिपोर्ट निकाली है ना WEF ने, ये बताया कि जो हमारा अपलिंक प्लेटफॉर्म था ना, जहां पर हमने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करा, कौन से स्टार्टअप्स को, जिन्होंने वर्क किया इन द फील्ड ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस एंड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उनमें इन्होंने रिपोर्ट दी कि ये जो स्टार्टअप थे, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। लेट्स सी, अब आपको क्वेश्चन पता क्या आ सकता है, अपलिंक एनुअल रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, WEF। ये आपसे पूछा जाए व्हाट इज अपलिंक इनिशिएटिव, फिर आपको क्या पता चलेगा अपलिंक इनिशिएटिव क्या है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो देखो कार्बन एमिशंस कितनी कम हुई हैं, इतनी कार्बन एमिशंस कम हुई हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करी इन्होंने काफी, देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपलिंक एनुअल रिपोर्ट हाईलाइट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टार्टअप्स सपोर्टेड थ्रू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपलिंक प्लेटफॉर्म इन ड्राइविंग इनोवेशन फॉर, क्या लिखा है यहाँ पर, क्लाइमेट चेंज। इन 2023 अपलिंक सपोर्टेड वेंचर्स हैव प्रिवेंटेड, इन्होंने क्या करा, प्रिवेंट किया, क्या प्रिवेंट किया, 1,42,400 टन ऑफ कार्बन एमिशंस कम करवाई इन्होंने। और इन्होंने देखो आप कि 140 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड एंड वाटर इकोसिस्टम को क्या करा, प्रोटेक्ट किया। एडिशनली 2.5 बिलियन लीटर ऑफ हजार्डस वेस्ट वाटर को क्या करा इन्होंने, ट्रीटमेंट करा, रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ऑल दैट। ये अपलिंक प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया था इन्होंने, 2020 के अंदर, डेवोस के अंदर, ठीक है। एंड अपलिंक इज एन ओपन इनोवेशन प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स टू ड्राइव द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड स्केल impactful solutions. Now next news is Indian Air Force to participate in which exercise? INIOCHOS exercise in Greece. तो ये देख लो आप, इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन अ 12-day मेगा वॉर गेम। ये एक्सरसाइज का नेम है 25। आपको याद होना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर हुई है, ये याद होना चाहिए आपको कहाँ पर हुई है, ग्रीस में हुई है। इट इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज, हर साल होती है। होस्ट कौन करता है, ग्रीस की एयरफोर्स, हेलेनिक एयरफोर्स। एंड इंडियन एयरफोर्स ने कौन कौन सी एसेट, इसमें कौन कौन से जहाज गए हैं हमारे, आंध्रविदा एयरबेस इंक्लूड एक्सरसाइज एट आंध्रविदा एयरबेस, यहाँ पर लिखा है। Su-30 MKI फाइटर भेजा है हमने, और C-17 ग्लो मास्टर भेजा है हमने। तो चलो इतना काम का नहीं हमारे लिए, आगे देखते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस एक्सरसाइज की, ऑब्वियसली हर एक एक्सरसाइज की यही इंपॉर्टेंस होती है कि आपस में क्या बढ़ानी है उनकी, भाई इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ानी है, एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड ऑल दैट, दिस इज सिंपल। देन पार्टिसिपेटिंग, कितने देश पार्टिसिपेट करें इसमें, 15 कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज इंडिया US किक स्टार्ट, कौन सी एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज। इंडिया US स्टार्टेड अ 13-day ट्राई सर्विस, समझते हो आप, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इंडिया, अब आपसे पूछ लिया जाए कि द एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इज बिटवीन विच कंट्रीज, इंडिया एंड US। अच्छा ये नेवल एक्सरसाइज है या एयरफोर्स या आर्मी, आप बोलोगे ट्राई सर्विस है, कौन सी है ये, ट्राई सर्विस। ना इस बार का जो ये एक्सरसाइज है, ये फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, HADR। अब HADR की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, HADR बताइए क्या है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड, जैसे म्यांमार और थाईलैंड में क्या आया, अर्थक्वेक आया ना, तो तुरंत उनको क्या चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए। तो इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव यही है, इसी के ऊपर फोकस करेंगे कि कल को अगर कोई डिजास्टर हो जाए फटाफट जाके रिलीफ कैसे प्रोवाइड करना है। ये पहली बार हुई थी 2019 में। द 4th एडिशन जो है, ये जो 4th एडिशन हो रहा है इस बार, इट इज बेसिकली टू इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड कंडक्ट द HADR ऑपरेशंस। देन आगे लिखा है इंडियन पार्टिसिपेशन, इंडियन साइड एट मेगा 7, इसमें इंडियन नेवल शिप जो है जलशवा, घड़ियाल, मुंबई एंड ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन इसके ये 2 फेजेस में होगी, एक होगा हार्बर फेज, एक होगा सी फेज, ठीक है। और जो ये हार्बर फेज कहाँ होने वाला है, ये विशाखापट्टनम के अंदर,
एंड सी फेज का होने वाला है काकीनंदा, ठीक है, काकीनंदा कोस्ट पे होने वाला है। अच्छा, इंडिया और यूएस के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, ये सिर्फ एयरफोर्स एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, ये किसमें? सिर्फ सी डिफेंडर्स, ये कोस्ट का। एंड वज्र प्रहार, देखो यहीं पे मैंने सारे कवर कर दिए। नाउ अब क्योंकि ये हमारी डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है, तो हमने यहाँ पर ये भी कवर किया कि इंडिया और यूएस एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि भाई इंडिया और यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ रही है। 2016 के अंदर यूएस ने इंडिया को डेजिग्नेट करा था एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। अब इंडिया और यूएस के बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे लिमोआ, कॉमकासा एंड बेका। ये पेपर में पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए लिमोआ क्या है, बताइए कॉमकासा क्या है, बताइए बेका क्या है। तो लिमोआ क्या है? लिमोआ की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। समझ में आई बात या नहीं? लॉजिस्टिक एक्सचेंज, जैसे मान लो कि इंडिया और यूएस के बीच में लिमोआ साइन हुआ, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है। अगर यूएस का जहाज जा रहा था, यूएस का जहाज खराब हो गया, कुछ रिपेयर की जरूरत पड़ गई, तो इंडिया के साथ एग्रीमेंट है, इंडिया में लैंड करेगा और इंडिया में अपनी रिपेयर करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। आई बात समझ या नहीं? सिमिलरली इंडिया का जहाज को अगर रिपेयर की जरूरत है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज की जरूरत है, तो वहां पर अगर रिफ्यूलिंग करनी है तो यूएस का जहाज लॉजिस्टिक है, रिफ्यूलिंग करवा ले यहाँ से आके, इंडिया का जहाज वहां से करवा ले। आई बात समझ या नहीं? तो लिमोआ यही है। पढ़िए जरा, देयर मिलिट्रीज यूज ईच अदर बेसिस फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। देन कॉमकासा क्या है? बेसिकली इट्स फुल फॉर्म इज कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। तो ये दोनों मिलिट्रीज के बीच में बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा हाई एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंडिया टू यूएस। तो भाई एक दूसरे को हाई एंड टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी लिखा ना यहाँ पर, ये सब। देन लेटेस्ट कौन सा साइन हुआ है? बेका, 2020 में साइन हुआ है। इसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिकली दिस प्रोवाइड्स फॉर शेयरिंग ऑफ हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक एंड जियो स्पेशल मैप्स। अब जैसे जियो स्पेशल मैप, जैसे अब लड़ाई हो गई, तो अब यूएस के पास तो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है या नहीं, बोलो। अब इंडिया के पास अपना जो है जो अपना इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम कौन सा है इंडिया का? नाविक, वेरी गुड, NAVIC। अब नाविक के अंदर इन्होंने कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है? 7। और जीपीएस में कितनी है? जीपीएस में तो हंड्रेड्स में है। वो तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पूरे अर्थ को कवर करती हैं वो। तो जीपीएस तो आपको पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप जीपीएस यूज कर सकते हो। आई बात समझ या नहीं? बट नाविक कहाँ यूज कर पाओगे? सिर्फ इंडिया में या आसपास नेपाल में यूज कर पाओगे, दूसरी कंट्री में यूज नहीं कर पाओगे आप। तो ये समझ में आया? जियो स्पेशल मैप्स के अंदर ये बेका के अंदर ये सब चीजें होने वाली हैं। देन आप नेक्स्ट ये क्या है? ऑपरेशन, ये तो हम कर चुके हैं ना, ऑपरेशन ब्रह्मा। बट फिर मैंने ये दोबारा क्यों डाल दिया पता है? दोबारा इसलिए डाल दिया, आपको ये सारी चीजें पता है कि म्यांमार के अंदर ये रिलीफ ऑपरेशन हमने करवाना है, ये सब कुछ समझ गया आप। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये इसमें चीज ये लगी, ये भी पता आपको कौन सी शिप गई थी बताओ? INS सतपुरा एंड INS। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। पढ़ो जरा। इन एंशिएंट इंडिया म्यांमार वाज नोन एज ब्रह्मदेश और प्लेस बिलोंग्स टू लॉर्ड ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा इज देयरफॉर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज ऑफरिंग ऑफ होप। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि यही ना पूछ ले कि इसका नाम ऑपरेशन ब्रह्मा ही क्यों रखा है, क्योंकि म्यांमार को हम पहले ऑपरेशन कंट्री क्या बना रहे? ब्रह्मदेश, ब्रह्मादेश। देन अब ये भी उसी से रिलेटेड है, अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है। अब अर्थक्वेक आया ना म्यांमार थाईलैंड में, हमारी एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? कार्टोसैट। ठीक है, सैट का मतलब होता है सैटेलाइट और कार्टो उसका नाम है। इसने ऑब्जर्व किया कि भाई अर्थक्वेक से पहले क्या था और अर्थक्वेक के बाद कितना नुकसान हो गया। तो ये इसरो ने रिलीज करी इमेजेस कि कितना नुकसान हो गया, देख लो आप। इसरो रिलीज इमेजेस कैप्चर्ड बाय इट्स अर्थ इमेजिंग। अर्थ को क्या करती है ये? इसको बेसिकली बोलते हैं आई इन द स्काई। क्या बोलते हैं इसको? आई इन द स्काई, ऊपर से देख रही है। जशन हंस जतिन कह रही है इधर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। Earth imaging and mapping satellite Cartosat showing the damages caused by the earthquake in Myanmar. Cartosat 3, it is the third generation agile advanced satellite having high resolution imaging capability. It was launched in November 2019. Cartosat सीरीज में ये 9 सैटेलाइट थी। तो Cartosat 1 कब लॉन्च की गई थी पहली बार? 2005 में। तो ये 9th थी। इसका नाम Cartosat 3 है, बट ये कौन सी थी? ये 9th थी। देन डिजास्टर मॉनिटरिंग, तो ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। कितने मैग्नीट्यूड का आया था और आफ्टर शॉक कितना बड़ा है?
ठीक है, और ये शैलो अर्थक्वेक है या डीप अर्थक्वेक है? 10 किलोमीटर पे इसका क्या था? फोकस, नीचे फोकस होता है ना, और ऊपर क्या होता है? एपिसेंटर। अब दिस इज द नेक्स्ट न्यूज। अफसपा एक्सटेंडेड इन द पार्ट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड एंड, अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंटली अफसपा इज इंप्लीमेंटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। अफसपा क्या है पहले तो ये बताओ? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मतलब आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी आर्मी है उसको स्पेशल पावर्स दी जाती है इस एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट के थ्रू जहां पर अफसपा लग जाएगा ना जिस एरिया में, वहां पर आर्मी पावरफुल है, वहां पुलिस नहीं है। वहां पर आर्मी किसी को मर्जी पकड़ गिरफ्तार कर ले, इवन आर्मी अपने ऑपरेशन में किसी को गोली भी मार देना तो आर्मी के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अफसपा में इतनी ब्रॉड पावर्स दी जाती है आर्मी को। तो अफसपा लगता कहां पर है? डिस्टर्ब्ड एरियाज में। कहां लगता है? डिस्टर्ब्ड एरियाज। आप बोलोगे सर कौन से हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज? भाई जो नोटिफाई किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपको पता है मणिपुर के अंदर कब से एथनिक वायलेंस चल रही है? वहां पर मीतीज एंड कुकीज के बीच में क्या चल रही है? एथनिक वायलेंस। एथनिक वायलेंस हमें तो आप वो कहते हैं हम अलग एथनिसिटी के हैं, हम अलग एथनिसिटी। अब वहां पर ये प्रेसिडेंट रूल भी लगाया गया ना, अभी भी वहां पर जो है वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए सरकार ने मणिपुर में क्या लगा दिया? अब आर्म फोर्सेस को बहुत पावर दे दी। वहां कोई आएगा ना तो सीधा क्या करेंगे? वो शूट करेंगे वहां पर। अब ये एक तो ये पूछेंगे कि बताइए कौन सी रिसेंटली किन स्टेट्स के अंदर ये लगाया गया है। दूसरा ये पूछेंगे कि अफसपा को रिमूव, ये एक ड्रैकोनियन लॉ है। क्या है ये? ड्रैकोनियन है भाई, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दे रखी है। इसका मिसयूज भी कर सकती है आर्म फोर्सेस। बोलो, ऐसा हुआ भी था एक बार, 14 लोगों को मार दिया था एक, जब वहां अफसपा लगा हुआ था ना तो 14 लोगों को मार दिया था। तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो इसको रिमूव करने के लिए एक लेडी ने आई थिंक कम से कम 14 या 20 साल फास्ट किया था, और वो पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि ये किसने जो है अफसपा को हटाने के लिए मणिपुर के अंदर ये किया था। आई थिंक मणिपुर थी या मिजोरम, दोनों में से। उसका नाम था, क्या नाम था? आयरम शर्मिला। उस लेडी का क्या नाम था? आयरम शर्मिला। आयरम शर्मिला जो थी, अब ये चेक कर लेना एक बार कि शी बिलोंग्स टू मणिपुर और कहां पर, ठीक है। पर इन्होंने फास्ट रखा था, है ना, हाँ, फास्ट अनटू डेथ, कि मैं मतलब कुछ नहीं खाऊंगी। इन्होंने कुछ नहीं खाया, 14 या 20 साल कुछ नहीं खाया इन्होंने। फाइनली शी ब्रोक हर फास्ट, उन्होंने तोड़ा। उन्होंने बोला सरकार तो हट नहीं रही तो मैं क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। तो फाइनली उन्होंने फिर एकदम से कुछ खा नहीं सकते जब बॉडी में इतने साल कुछ नहीं गया, तो डॉक्टर ने धीरे धीरे फिर उनको ये डाइट रेकमेंड करी। नाउ फिर उन्होंने शादी भी कर लिया, आयरम शर्मिला। हाँ जी, मणिपुर में है ना। चलो अब ये देखिए आप, मणिपुर में ये लगाया गया है, मणिपुर में अफसपा लगा दिया गया है फॉर 6 मंथ्स। कितने लगा है और कहाँ लगाया गया बताइए? इन एंटायर मणिपुर। बस 13 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर नहीं लगाया गया, बाकी पूरे मणिपुर में लगा दिया है। और नागालैंड में भी लगा दिया है, एक्सटेंडिंग टू 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया, पूरे में नहीं लगाया, 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया है। एंड 21 पुलिस स्टेशन एरिया, 5 अदर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी लगा दिया है। देन नागालैंड में, मणिपुर में लगा दिया, देन अरुणाचल प्रदेश में भी लगाया है। दिस लॉ इज एक्सटेंडेड टू तिरप, चांगलांग एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है ना, यहाँ पर ये इंसर्जेंसी वगैरह चलती रहती है, ठीक है। ये क्योंकि बॉर्डर एरिया है, वहां पर बॉर्डर लगता है म्यांमार के साथ, पोरस बॉर्डर है और डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ है इतने और इतनी ग्रीनरी है वहां पर, मतलब ये इंसर्जेंसी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर वो छुप जाते हैं जंगलों में, दूसरे बॉर्डर की तरफ क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां नहीं खत्म हो सकती। इसलिए वहां इंसर्जेंसी बहुत है, दूसरे देशों से भी उनको जो है बेसिकली वहां से सपोर्ट मिल जाती है। जम्मू कश्मीर में था अफसपा, आई थिंक अभी नहीं है प्रेजेंटली अफसपा। नाउ अफसपा क्या है? बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर कौन सा सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सप्लीमेंटिंग द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट का काम है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सप्लीमेंट, मतलब उसको सपोर्ट कैसे कर रही है भाई? बाय इंप्लीमेंटिंग द अफसपा। अफसपा लगा दिया है। दिस इंक्लूड डिप्लॉयमेंट ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज टू द स्टेट। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो लिखा है कि डिस्टर्ब्ड एरियाज पे अप्लाई होता है, नोटिफिकेशन इशूड फॉर द यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। देन हिस्ट्री क्या है इसकी? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1958
1950, just give me 1 minute. हेलो सर, कल मिलते हैं जी. हाँ जी. Armed forces was enacted in 1958. This act was enacted in 1958 to enable certain special powers to the armed forces in disturbed areas in Assam and Manipur. It was amended and extended to Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram also. Declaration of disturbed area कौन declare करता है? If the governor of the state or the administrator of the UT to which this act extends is of the opinion that the whole or any part of the state or UT is such as a disturbed or in a dangerous condition, then the use of armed forces in the aid of the civil power में पुलिस के साथ साथ आर्म फोर्सेस की भी हमें, देखो आर्म फोर्सेस की जरूरत तो हमें बॉर्डर पे पड़ती है दूसरे देशों के लड़ने के लिए, पर अपने ही लोगों के खिलाफ जो आर्म फोर्सेस कब लगानी पड़ती है? जब डेंजरस स्थिति बन जाए तो फिर लगा देते हैं, आप सपा लगा देते हैं. देन द गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है फिर वो रेकमेंड करता है मे डिक्लेयर द होल ऑफ द एरिया एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. गवर्नर डिक्लेयर कर सकता है सबको या किसी भी पार्ट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. देन अगर एक बार लग गया तो स्वीपिंग पावर्स आर गिवन टू सर्च, अरेस्ट, इवन टू ओपन फायर फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर. तो यहाँ पर आगे देख लो आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस. तो यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया एंड डिस्टर्ब्ड एरिया नोटिफिकेशन ऑफ सभा वाज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम त्रिपुरा इन 2015 एंड मेघालय इन यहाँ से हटा दिया गया था. तो कॉल्स फॉर अफसपा रिपील. सिविल सोसाइटी क्या डिमांड करती है हमेशा कि भाई ये विड्रॉ करो, किसको? ड्रैकोनियन लॉ है ये, इससे क्या वायलेट होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है. नागालैंड इंसिडेंट में क्या हुआ था? 14 लोगों को क्या कर दिया था? मार दिया था. एक बॉज एंटी मतलब झूठा एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन बनाकर मॉन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागालैंड का मॉन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 14 लोगों को मार दिया था. तो इसका मिसयूज भी हो सकता है. दिस इज ऑल अबाउट